नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उस पर नजर डालते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां 15 फरवरी को कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। किसानों के समर्थन में निकाली जाएगी ये पदयात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली जाएगी पदयात्रा। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे शामिल। 15 फरवरी को कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। किसानों के समर्थन में निकाली जाएगी ये पदयात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली जाएगी पदयात्रा। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे शामिल। देहरादून से बड़ी खबर, 15 फरवरी को कांग्रेस की पदयात्रा निकाली जाएगी। किसानों के समर्थन में ये पदयात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये पदयात्रा निकलेगी। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता होंगे शामिल। 15 फरवरी को कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रीति गौड़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति, 15 फरवरी को कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी, क्या कुछ इस पदयात्रा का कार्यक्रम रहेगा और क्यों ये पदयात्रा कांग्रेस निकाल रही है? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो किसान आंदोलन है एक तरह से आक्रामक रुख लेकर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर जो विपक्ष है वो भी इनका साथ पूरी तरीके से निभाता हुआ आ रहा है। और उत्तराखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में भी जो 15 फरवरी को कांग्रेस द्वारा पदयात्रा निकाली जाएगी, जो कि प्रदेश के हर जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी। और इस यात्रा में अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में जो प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उनके नेतृत्व में ये जो पदयात्रा है वो पूरी निकाली जाएगी। तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इसमें मौजूद रहेंगे और ये जो पदयात्रा रहेगी कम से कम 10 मीटर तक की रहेगी। जी भानु। जी प्रीति, इस पदयात्रा में कौन कौन से बड़े नेता शामिल होने वाले हैं और इस पदयात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस की ओर से कर ली गई हैं? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की तरफ से जो ये पदयात्रा है इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कर ली गई है। और अगर हम लोग नेतृत्व की बात करें तो प्रदेश के जो जिले हैं वहां पर जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। और उसमें जो तमाम जो कांग्रेसी है वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम जानकारी के लिए। 15 फरवरी को कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी। किसानों के समर्थन में यह पदयात्रा निकाली जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक दिवसीय दौरे पर गोपेश्वर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पीजी कॉलेज के जिम हॉल में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित किया। तो वहीं मुख्यमंत्री रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। जिला योजना के तहत जनपद में 85% धनराशि व्यय करने पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने पहाड़ी संग्रहालय, जिला प्रशासन की ओर से संचालित निःशुल्क प्रेरणा कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया। काम को होने दो। केवल चमोली जनपद है, इससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी है वो सुचारू हो सके, क्योंकि सड़कें कट गई, उसमें पुल नहीं थे, उसके कारण सड़कों का उपयोग नहीं हो पा रहा था और न जन सुविधाएँ उपलब्ध हो पा रही थी। तो एक तो बहुत बड़ा काम। दूसरा, एक हमने गैरसैंण में अभी 2 दिन पहले IRB की एक बटालियन, क्योंकि गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो वहाँ पर तमाम भविष्य के लिए जो ज़रूरतें पड़ेंगी उस दृष्टि से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। वहाँ के लिए एक 50 बेडेड हॉस्पिटल भी हमने स्वीकृत किया है। इसी तरह से जो हमारी जो IRB की बटालियन होगी, इसमें 900 लोग इसमें रहेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के बल्लूपुर चौक में उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो उत्तराखंड का उद्घाटन किया। सीएम रावत ने कहा कि प्रदेश की राजधानी देहरादून से ये एक अच्छी शुरुआत हो रही है। ओहो रेडियो उत्तराखंड को ऐप के जरिए दुनिया भर में सुना जा सकता है। सीएम ने कहा कि ये रेडियो स्टेशन अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाएगा और लोगों को दुख दर्द और उनकी समस्याओं को उजागर भी करेगा। बहुत बधाई दूंगा आरजे काव्य को कि उन्होंने
प्रदेश की राजधानी से, और बहुत बढ़िया नाम दिया है ओहो रेडियो उत्तराखंड मेरे हिल की धड़कन दुनिया जी। यानी कि देहरादून से सारी दुनिया में इसको सुना जा सकेगा एक ऐप के माध्यम से। मुझे लग रहा था कि शायद कुछ एक सर्टेन एरिया को ही ये कवर करेगा, लेकिन पूरे उत्तराखंड को और दुनिया को ऐप के माध्यम से इसको सुन सकेंगे। जैसे काव्य का स्वभाव है और उसके कहना चाहिए कि जीन में कहूँगा कि पहाड़ का दर्द, पहाड़ की सोच, वो बहुत गहरे तक उसको प्रभावित करती है। राजधानी देहरादून के उत्तराखंड प्रेस क्लब में पत्रकार से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने शिरकत की। इस दौरान मौजूद सभी पत्रकारों ने डीजीपी से कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल किए, तो वहीं पत्रकारों को जवाब देते हुए डीजीपी ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस फ्रंट फुट पर रहकर काम करती है। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, साथ ही मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को अमल में लाया जाता है। एकदम फ्रंट फुट वाला, अगर सूचना आ रही है तो सबसे पहले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जो वेट कर रहा है वो बेवकूफ है और बहुत ही पुअर दर्जे की पुलिसिंग है। कोई भी जस्टिफाई करने का प्रयास करे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फॉलो करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने तहसील परिसर में स्थित जिला पूर्ति कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उप जिलाधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने तहसील में स्थित जनाधार केंद्र, रिकॉर्ड समेत पटलों का भी निरीक्षण किया और जन समस्याओं का तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए। कोर्ट के जो वर्क्स है उसका निरीक्षण किया है और उसमें जो भी इनके पेंडिंग केसेस है, खासकर हमारे जो पीपी एक्ट के हैं, उनको निस्तारण जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए मैंने निर्देशित किया है। साथ में हमारी जो वसूली जो है इनकी लगभग मोर देन 70% हो चुकी है। तो बाकी जो इनके वसूली जिनसे की जानी है उसमें भी इनको थोड़ी सख्ती करने के लिए मैंने निर्देशित किया है कि भाई साथ साथ में, क्योंकि डीएसओ कार्यालय भी यहाँ पर है तो उसका भी एक बार मैंने जाके निरीक्षण कर लिया है। ऋषिकेश नगर निगम महापौर अनीता ममगई ने त्रिवेणी घाट मार्ग पर स्थित सिंधी धर्मशाला के सामने धंसी हुई सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तुरंत निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए। तो वहीं महापौर अनीता ममगई ने बताया कि कुंभ के आगामी शाही स्नान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के ऋषिकेश गंगा स्नान के लिए घाट आने की संभावनाएं हैं। ऐसे में जल्द से जल्द सड़क को दुरुस्त कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारे भाइयों के द्वारा सूचित किया गया तो व्यापार रोड के जो हमारे प्रोजेक्ट हैं भाई पवन शर्मा के द्वारा अवगत करवाया गया है कि यहाँ पर जो रोड है काफ़ी काफ़ी भर गई है। तो उसको देखते हुए आगामी कुंभ को देखते हुए जैसे हमारा 12 फरवरी से जो शाही स्नान शुरू हो रहा है, कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना घटित ना हो जाए, इसी को देखते हुए आज यहाँ पर नैनीताल के मल्लीताल आयरपाटा क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत हो गई, जिसके गले पर चोट के निशान भी मिले, जिसके बाद मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने कोतवाली पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने महिला के पति, सास, ननद, नंदोई सहित 2 बच्चों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं महिला के भाई ने आरोप लगाया कि होटल में काम करने वाले मृतका के पति और ससुराल पक्ष के लोग हमेशा उनसे दहेज की मांग करते थे। शादी में पर्याप्त दहेज देने के बावजूद ससुराल वालों का उत्पीड़न कम नहीं हुआ। कुछ समय पूर्व आरोपी पति उसे तलाक देने को भी कह रहा था। तो वहीं जिला अस्पताल में पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सुसाइड की सूचना थी
जिसके आधार पर उसके परिवार वालों का जो लेडी के परिवारजन हैं, मायके वाले हैं, उनके द्वारा जो है आरोप लगाया गया है कि उसकी दहेज के कारण हत्या की गई है, जिसके आधार पर जो है FIR दर्ज कर ली गई है और उसमें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा की जा रही है। तो उत्तराखंड में 2 एक्सप्रेस ट्रेनों को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। बता दें कि नई ट्रेनों का नाम सिद्धबली और पूर्णागिरि होगा। इन नामों को राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने प्रस्तावित किया है। उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों का संचालन फरवरी महीने के अंत तक हो जाएगा और दोनों ट्रेनें विकास को गति देने के साथ ही पर्यटन और तीर्थाटन को भी बढ़ावा देंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। हमारा उत्तराखंड में सदैव से मानना रहा है कि उत्तराखंड के विकास के लिए रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी एवं मोबाइल कनेक्टिविटी, इन चारों चीज़ों पर तेजी से काम होना चाहिए, जिससे उत्तराखंड का विकास भी हो एवं उत्तराखंड के लोगों का जीवन सहूलियत भरा भी हो। आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले दिनों मैंने रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से आग्रह किया था कि टनकपुर से दिल्ली एवं कोटद्वार से दिल्ली 2 नई जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाई जाए। उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया था। मैंने उनसे यह भी आग्रह किया था कि कोटद्वार से चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस का नाम सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस एवं टनकपुर से चलने वाली ट्रेन का नाम पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस रखा जाए। बदलते दौर में अब डाकघर से जुड़ी चीजें भी बदलती जा रही हैं। जैसे जैसे तमाम चीजों का आधुनिकीकरण हो रहा है, उसी तर्ज पर अब डाकघर भी पीछे नहीं है। प्राइवेट पार्सल कंपनियों की तर्ज पर डाकघर से जुड़ी पार्सल व्यवस्था को भी हाईटेक किया गया है। डाकघर द्वारा जगह जगह लगाए गए लेटर बॉक्स अब स्मार्ट हो चले हैं, जो चिट्ठी का हिसाब खुद रखेंगे। दरअसल डाकघर के लेटर बॉक्स में बार कोड सिस्टम लगाया गया है, जो कार्य करीब पिछले 1 साल से चल रहा था। इस बार कोड के जरिए पोस्टमैन अपने मोबाइल ऐप के जरिए लेटर बॉक्स को खोल पाएंगे। जैसे ही पोस्टमैन ऐप के जरिए बार कोड को स्कैन करेंगे तो उसे तुरंत लेटर बॉक्स में पड़ी चिट्ठियों की जानकारी मिल जाएगी। ये जानकारी सिर्फ पोस्टमैन को ही नहीं बल्कि मुख्य डाकघर से जुड़े अधिकारियों को भी पता लगेगी। तो वहीं रुड़की में भी इस सिस्टम का फायदा लोगों को मिलता दिखाई देने लगा है। जीपीएस से कनेक्टेड है। इंडिया पोस्ट का जो हमारा वेबसाइट है उसके थोड़ा अन्यथा जीपीएस से लिंक है। ये इसमें सुविधा ये है कि भाई इसमें वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। लेटर बॉक्स खोला नहीं खोला, मतलब पब्लिक का जो टाइम जिसने पोस्ट किया है लेटर बॉक्स में, उसका सही समय पे क्लियरिंग हो रही है नहीं हो रही है। इसका मकसद वही है कि भाई मॉनिटरिंग कर सके। उत्तराखंड पुलिस सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी और असामाजिक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। तो बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए। बता दें कि अभी तक सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ केवल आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था, लेकिन अब ये भी देखा जाएगा कि उसकी सोशल मीडिया पर किस तरह की गतिविधियां रहती थीं। ऐसे में अगर राष्ट्र विरोधी रहीं तो उसके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट लगाकर पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन रद्द कार्रवाई की जा सकती है। पौड़ी में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों को जागरूक करने के साथ साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया जा रहा है।
ARTO प्रवर्तन राजेंद्र विटारिया ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। साथ ही चौपहिया वाहन चलाने वाले पर सीट बेल्ट का प्रयोग करने और वाहन चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल न करने के लिए कहा जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके द्वारा हम विभिन्न स्कूल्स में पेंटिंग प्रतियोगिता और कुछ वाद विवाद प्रतियोगिता करेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ एक आज 2 फरवरी को एक हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया गया है, जिसमें जो है चालकों को BP, उनके आईसाइट, शुगर्स का माप की गई है। CHC बेरीनाग में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है, तो वहीं पहला टीका CHC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी को लगाया गया। वैक्सीन कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने किया। इस दौरान SDM ने कोरोना वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया और वैक्सीन के संदर्भ में जानकारी ली। बता दें कि पहले चरण में 403 स्वास्थ्य कर्मियों, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जा रहे हैं। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी में युवकों द्वारा एक घर में घुसकर मारपीट करने और घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक घर के बाहर लगातार फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। पुलिस इस मामले में कुछ युवकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर चुकी है। हालांकि ये सभी युवक अभी तक फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। तो गंगनहर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये बात हमारे संज्ञान में आई थी कि शाम के समय कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा वहाँ फायरिंग की गई है। हम लोगों ने इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है 307 में, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। हम जल्दी इनकी सबकी अरेस्टिंग करेंगे। इसमें करीब 5 लोग हैं जो अभी तक हमारे संज्ञान में आए हैं। बाकी और अभी हम इसमें जांच कर रहे हैं, और भी अगर इसमें शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ सामने आएगा कि क्यों इसमें फायरिंग की? ये आपसी झगड़े का मामला प्रथम दृष्टया हमें लग रहा है। आपसी झगड़ा इसमें हुआ था, उसको लेके कुछ जो शरारती तत्व हैं, कुछ लड़के हैं, उनके द्वारा इसमें फायर किया गया था। इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। लगातार ताजा तरीन और अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।